आज भारत के सवाल में वो सवाल जो दुनिया के हर एक शख्स के मन में इस वक्त घर कर चुका है। सही समझा आप। पश्चिम एशिया की चिंगारी अब भयावह होती जा रही है। हॉर्मूज स्ट्रेट जो है वो लगातार और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। वहां पर आप जानेंगे कि ईरान ने यूएई के जहाजों को टारगेट किया, क्रूज मिसाइलें दाग दी, शिकार बना एक बेकसूर भारतीय नाविक। भारत इस हिमाकत से बेहद आक्रोशित है। दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज है। ईरानी राजनयिकों को तलब कर कड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन हॉर्मूज में इस बारूदी जंग के बीच सबसे बड़ा और डराने वाला सवाल यही, क्या अमेरिका ईरान की यह सीधी जंग एक बार फिर भारत समेत पूरी दुनिया को भयानक आर्थिक मंदी और बेकाबू महंगाई के दलदल में धकेलने वाली है? इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। समंदर सुलग रहा है और उसकी आंच अब सीधे भारत तक पहुंच चुकी है। ईरान की हिमाकत का शिकार एक बेकसूर भारतीय नाविक हुआ है। नई दिल्ली में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत ईरानी राजनयिकों को तलब कर इस कायराना हमले पर बेहद सख्त आपत्ति दर्ज कराई है और अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। देखिए, आज कल के हमले में 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और माना जा रहा है ईरान की तरफ से हमला हुआ था, उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी मतलब उन पे हमला के बाद वो क्षतिग्रस्त हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी जोखिम उनको हुआ है, उनका उपचार चल रहा है, उन पे काम लेकिन दोनों काफ़ी सीरियसली वो लोग घायल हैं। तो हम लोगों ने अपना विरोध उनको किया कि ये सब बंद होना चाहिए हमला, और इसमें हमारे खासकर जो कमर्शियल शिपिंग है जिसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका संचालन होता है, उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। जंग सिर्फ सीमा या समंदर तक सीमित नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज संकट के कारण एक बार फिर दुनिया और भारत में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ये सवाल इसलिए भी आया क्योंकि जहां ट्रंप ने हॉर्मुज जलमार्ग पर नियंत्रण का दावा किया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने इसे बंद कर तेल सप्लाई ठप करने की चेतावनी दी है। दुनिया का 1/3 समुद्री तेल परिवहन इसी हॉर्मुज जलमार्ग से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक हुआ या यहाँ तनाव बढ़ा तो कच्चे तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा जाएगी। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में उछाल सीधे भारतीय घरेलू बाजार, महंगाई और आपके बजट पर सीधा और गहरा प्रहार करेगा। साफ है, ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रह गई है। इस अशांति की आंच अब भारतीय बाजारों और आम जनता की जेब तक पहुंचने का खतरा पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत के सवाल में आज सवाल यही, सवाल भारतीयों की सुरक्षा का भी। मैं हर बार कहता हूं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उससे इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर हम कुछ पीछे भी हो जाएं तो चल सकता है। लेकिन जितने भी भारतीय सेलर्स हैं, नाविक हैं, क्योंकि आज ही एक नाविक की मौत की भी खबर है और उसको लेकर एमईए की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई, अपना कड़ा आक्रोश भी भारत ने व्यक्त किया है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ कैप्टन पुनीत मल्होत्रा जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं पश्चिम एशिया के। पुनीत सर, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, जय हिंद कर रहा हूं। साथ ही मेरे साथ एक और बहुत ही प्यारा चेहरा डॉक्टर अंशु जोशी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। अंशु मैम, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं। वी बोथ आर जेंटलमैन, तो ऑब्वियसली लेडीज फर्स्ट। मुझे अंशु जी से ही पहला सवाल लेना पड़ेगा। अंशु मैम, मुझे बता दीजिए, इकोनॉमिक फ्रंट वाला उस पर तो आप बात करेंगी, और मैं मानता हूं कि ये भारत जैसे राष्ट्र के लिए, एमर्जिंग इकोनॉमी के लिए सोचने वाला विषय हो सकता है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। कई बोट्स पर, कई शिप्स पर अटैक हुआ और उनमें सीधे सीधे भारतीयों की जान पर बात आई है। आज भी, इससे पहले भी एक खबर थी, ओमान में भारतीय नाविकों पर टारगेट हुआ था, उस वक्त कहा था गलती हो गई। आज कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ, ईरान की तरफ से राजनयिकों को दिल्ली में तलब किया गया। आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक फ्रंट वाला बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक आम भारतीय की सुरक्षा, एक आम नाविक की सुरक्षा, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है? बिल्कुल सही रोहित, पहले तो इतने अच्छे पैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखना सुखद है कि आप
विमेन लेड डेवलपमेंट को लगातार बढ़ावा देते हैं। मैं जब भी पैनल पर होती हूँ आप मुझे पहले बोलने का मौका देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे फैक्ट्स रखूंगी अगले 2 मिनट में और फिर हम उनको इंटरट्वाइन करके समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। फैक्ट नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल आप यदि देखें तो 20% पूरी दुनिया का ऑयल, गैस और एलपीजी होकर के गुजरता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा निर्भरता चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों को है। वो अपनी कुल जो निर्यात करते हैं ऑयल, गैस और एलपीजी, उसका 80% से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मंगवाते हैं। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 80% से ज्यादा आयात करता है, लेकिन 40 देशों से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो 40 से 46% के बीच में है। और अभी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये संकट गहराया तो हमने अपनी एनर्जी जो हमारा आयात है उसको हमने और डाइवर्सिफाई किया, तो वो और कम हो गई है। अब दूसरा फैक्ट ये समझे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी ईरान के हाथ में एकमात्र ऐसा हथियार है जिसको वेपनाइज करके वो लगातार सभी देशों को अपनी बात मानने पर विवश कर दे रहा था। लेकिन जिस तरह की दुखदाई घटनाएं लगातार विश्व के सामने घट रही हैं, पहले एक एमओयू अमेरिका और ईरान के बीच साइन हुआ, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात इसमें ईरान ने खोलने को की थी अनकंडीशनली, लेकिन फिर ईरान ने कहा कि मैं 2 महीने के बाद इस पर टोल टैक्स वसूलूंगा। पूरे दुनिया की आईब्रोज थोड़ी रेज हुई। इसी बीच ये एमओयू जो था या युद्ध विराम जो था वो ईरान ने ही समाप्त कर दिया शिप्स पर अटैक करके। अब आज ये देखना और भी ज्यादा दुखद है कि हमारे 2 शिप्स पर अटैक हुआ है जिसमें हमारे एक नाविक की जान चली गई, और एक और ईरान भारत के साथ में अच्छे रिश्तों की बात करता है और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें करता है। अच्छा, खाड़ी देशों की भी सिविलियन साइट्स पर और इंफ्रास्ट्रक्चरल साइट्स पर लगातार ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तो हम एक तो ये समझे रोहित कि इसमें जो आईआरजीसी सारा खेल कर रही है, आईआरजीसी को मैंने जिम्मेदारी के साथ अलग अलग टीवी शोज में आतंकवाद को पल्लवित पोषित करने वाला एक संगठन कहा, और आज की खबरों में हमने देखा कि ब्रिटेन ने अंततः आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो ये भी एक फैक्ट है रोहित की बहुत तेजी से चीजें बदल रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की और भी यदि हम निगाह डालें तो आपने जिस एनर्जी क्राइसिस की बात की, पिछली बार के चोक करने के बाद से लेकर के अब तक दुनिया ऑल्टरनेटिव्स पर काम कर रही है, चाहे यूरोप के देश हों चाहे एशिया के देश हों। तो सऊदी से जो ये पोर्ट ऑफ यांगू तक और रेड सी तक जो एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो 80 के दशक में ईरान और इराक के बीच के युद्ध के समय विकसित हुई थी, हालांकि उसकी कैपेसिटी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कैपेसिटी से कम है, लेकिन इस पर लगातार काम चल रहा है। और इसके अलावा यूएई से भी एक ऐसा ऑल्टरनेटिव रूट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सरपास करके और यूरोप एशिया तक सप्लाईज को पहुंचा सकता है। तो रोहित, यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान सोचता है कि मैं लंबे समय तक वेपनाइज करके रख के और इस तरह की हरकतें करके दूसरों के शिप्स पे अटैक करके मैं बहुत दिनों तक बच पाऊंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आज ब्रिटेन ने अपना मुंह खोला है और आगे चलकर मुझे यूरोप के दूसरे देश या मैं कहूं नाटो के देश हो सकता है कि पश्चिम एशिया के इस पूरे युद्ध में हमको कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिखाई पड़े। अमेरिका चाह रहा था ईरान अलग थलग पड़ जाए, लेकिन क्या ईरान की हरकतें ही ऐसी हो रही हैं कि वो धीरे धीरे अलग थलग लोग ऑल्टरनेट रास्ते पर जाने को मजबूर खुद ईरान कर रहा है? इस पर मैं कैप्टन मल्होत्रा आपसे जरूर टेक लूंगा, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं मल्होत्रा सर कि अब भारतीयों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी जान पर बात आ रही है। इकोनॉमिक फ्रंट पर तो चलिए हम लोग काम कर ही लेंगे, सरकारें काम कर ही लेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कर लेंगे, लेकिन एक बार जान चली गई तो फिर उसको वापस नहीं लाया जा सकता। अब इस पूरे मामले को लेकर आपको लग रहा है भारत सरकार का रुख एकदम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट जो होना चाहिए वो नजर आ रहा है? Rohit ji, thank you very much for having me on your show first and foremost, and thank you to the lady co-panelist ma'am. देखिए सर, एक होता है मैरिटाइम लॉ के हिसाब से innocent passage. Okay. Innocent passage, even if the vessel is traversing within 12 nautical miles and carrying out a due diligent reporting of the area of the subject country without creating any disturbance or nuisance, then it is construed as an innocent passage as per the maritime law. Done. अब ये जो ईरान कर रहा है, भारतीय नाविक के जो हमारे गए हैं, शहीद हुए हैं, मेरी सारी सिंपैथी उनकी और परिवारों की तरफ के लिए है, और बहुत दुखद बात है ये, because you see when we get our license and all that, we know that the perils of the sea what we may be facing. Okay. अब ये जो ईरान कर रहा है ये अपनी बेसिकली मोनोपोली दिखाने के लिए गल्फ कंट्रीज को कर रहा है, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, इराक हो या कुवैत हो, बिकॉज दे वांट टू हैव द सुपरमेसी। तो ये जो कर रहा है ये तो गलत है, लेकिन उसका रिकॉर्ड्स यही मैं समझ सकता हूं दैट इंडियन नेवी विच इज वेरी एक्टिव एंड world's fourth largest navy in the world can also be used to escort the Indian flagships and
the ships which have majority of Indian sailors on board. This the government of India, I think, should do as far as I'm concerned. दूसरी चीज जो अभी हूथियों ने अटैक किया है, मैं दूसरा पहलू भी बताना चाह रहा हूं आपको, साउथ ईस्ट पे और उसके ऊपर फ्रॉम यमन, वो इसलिए बिकॉज दे वांट टू कॉन्स्ट्रिक्ट नॉट ओनली द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बट द बाबल मंडप स्ट्रेट, जो कि 22-23 किलोमीटर चौड़ी है। ओके, की एक वजह और है, क्योंकि अब ईरान दिखाना चाहता है कि तुम जैसे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, इन्होंने यूएस को या यूएस की फोर्सेस को बुलाया था कि भाई हमको बचा लेना अगर कुछ हुआ तो, लेकिन यूएस हैज टर्न्ड आउट टू बी, आई मीन टू से, विदाउट प्रेजुडिस, गुड फॉर नथिंग। अब जो हूती से वो ब्लॉक करेगा बाबल मंडप को, तो उसका एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, यानी सऊदी का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो रोक देगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, मैं गया हूं वहां भी बहुत बार, यानबू है, यानबू उस पोर्ट का नाम है, जहां से ऑयल एक्सपोर्ट होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं जितना रास्ता नूरा से होता है। तो टू द बेस्ट ऑफ माई परसेप्शन, जो मैं अपने मैरिनर से बात करता रहता हूं, मेरे को ऐसा जो समझ में आ रहा है कि Saudis, just to get an outlet of their oil, export of the oil, they are probably laying a pipeline from Ras Tanura to Yanbu. Okay. Yanbu is on the west coast of Saudi Arabia, which lies in the Red Sea. ठीक है, तो वो उसको भी, उस रास्ते को भी ब्लॉक कर देगा। तो बेसिकली सऊदी, which is the biggest, largest exporter of the oil from Persian Gulf after Indonesia, उसका वो ऑयल एक्सपोर्ट बेसिकली रोक के उसको दिखाना चाहता है। और साथ में इराक और कुवैत, उनका इतना एक्सपोर्ट नहीं है, कतर का गैस का सबसे ज्यादा है, वो वी नो दैट, तो वो सब ब्लॉकेट करना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये भी खबर आ रही है, जो मैंने कुछ चैनल्स पे सुना, अभी भी मैं किसी एक डिबेट पे था और चैनल पे, कि ट्रम्प साहब ने 20% टैरिफ अपने लिए रखने की कोशिश की है। सो दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस एंड गार्बेज। आई विल टेल यू व्हाट, यूएस की जो क्रेडिबिलिटी अभी से 28 फरवरी से पहले थी, आज की डेट में यूएस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। ठीक है, वो नजर आ रहा है। बहुत बार कह चुका हूं कि अगर उनको कुछ करना है, अगर मर्चेंट नेवल वेसल्स को एस्कॉर्ट करना है, तो वो यूएस नेवी भी कर सकती है, लेकिन उनको पता कि वो आईआरजीसी उनको छोड़ेगा नहीं। और जो आईआरजीसी कर रहा है वो you know, as far as the economic forum is concerned, या on a humanitarian it is definitely not done practice. कैप्टन मल्होत्रा, आप कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग फ्रंट्स पर जाकर ईरान ब्लॉक करना चाह रहा है। इससे ईरान को जो एम अचीव कर लेगा? देखिए, उससे एक जो अचीव करना चाहता है, वो जो अचीव करना चाहता है, वो ये चाहता है, जो विच इज रिटन ऑन द वॉल, कि वो चाहता है कि भाई तुमने यूएस की हेल्प की, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ऑल दीज पर्शियन गल्फ नेशंस, इसको निकालो तुम बाहर। ओके, अगर इसको निकालोगे तो देन वी कैन सिट डाउन ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल, जहां पे ईरान का फुल होल एंड सोल कंट्रोल होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। ओके, अभी जहां तक यूएस की बात आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप की बात आ रही है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, वो हिसाब हो रहा। तो एज इट इज, मिस्टर ट्रंप डजंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी। आई डोंट नो व्हाट ही ईट्स और व्हाट ही सेज, ही डज नॉट रियलाइज हिमसेल्फ। ओके, कोई नहीं समझ पा रहा है। अंशु मैम से भी समझूंगा इस बात को, लेकिन अंशु मैम प्लीज मुझे बताइए, मैं जितने एक्सपर्ट्स को देख रहा हूं, वो तो बिल्कुल वही पैनिक कंडीशन की एक बार फिर से हाई तौबा हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वापस से डिस्टर्बेंस हो गई, देश को एक बार फिर से तैयार रहना चाहिए। आप मुझे बताइए, कितना तैयार रहे एक आम भारतीय? एक आम भारतीय को अपने राष्ट्र निर्माण और अपने अच्छे भविष्य की दृष्टि से, जैसा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री ने सुझाया भी था, तो बचत करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह से कोई पैनिक स्टेट में जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने पिछले 11 वर्षों में अपनी जो एनर्जी पॉलिसी है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। हमने रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को भी लगातार बढ़ावा दिया, और आज सौर ऊर्जा से और विंड एनर्जी से, बायोफ्यूल्स को प्रमोट करके हम लगभग 44 मिलियन बैरल ऑयल की वार्षिक तौर पर बचत कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने 27 देशों से जो हम तेल गैस एलपीजी मंगाते थे, और हमारी जो सबसे ज्यादा निर्भरता स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे थी,
उसको हमने डाइवर्सिफाई करके 41 देशों से तेल, गैस और एलपीजी मंगाना शुरू किया। अल्जीरिया जैसे नए देश भी इसमें जुड़े, जिनसे हमने अपना एलपीजी मंगाना शुरू किया। G7 के देश भी हमारी सहायता कर रहे हैं। और इसके अलावा रोहित, हमको यह भी समझने की आवश्यकता है कि विगत 11 से 12 वर्षों में जिस तरह से लगातार हमने बाइलेटरली और मल्टीलेटरली अपने अलग अलग एंगेजमेंट्स और अग्रीमेंट्स को जो स्ट्रॉन्ग किया है, और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से हम जिस तरह से आगे बढ़े हैं, तो हमें पैनिक स्टेट में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके टेंजिबल आउटकम्स है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, जब हमारे आसपास युद्ध की स्थिति हो तो एक भारतीय होने के नाते हमारे परिवार के संस्कारों में होता है कि हम बचत करके और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए चले। तो इसमें कोई बुराई नहीं है रोहित। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा कंक्लूजन और दे दीजिए पुनीत सर, आपसे भी लूंगा। ये जो भारतीयों की मौत हो रही है, इस दिशा में क्या करना चाहिए? इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और आज जिस तरह से, क्योंकि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वप्रथम रखता है, सबसे सक्सेसफुल इवैक्यूएशन प्लान हमने चलाए हुए हैं जब जब अलग अलग जगहों पे संकट उत्पन्न हुआ है। तो रोहित, ये देखना दुखद रहा कि ईरान ने हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया, और हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छी टिप्पणी के साथ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कैप्टन मल्होत्रा, कंक्लूजन दे दीजिए मुझे इस बात पर। जान से बढ़कर कुछ नहीं। एक भारतीय, अब इतने नाविक अगर वहां पर फंसे हुए हैं, उनके वेसल्स हैं, शिप्स हैं, उनको अगर टारगेट किया जाएगा तो इंटरनेशनल मैरीटाइम कानून क्या कुछ कहते हैं, और इन कानूनों का कुछ है कि नहीं है, धरातल पर है कि नहीं है? देखिए, if you go back to the history, जब ये बाबल मंडप स्ट्रेट में ही आपका ये जो होता था, जहाजों को हाईजैक करते थे जी, ये जो सी जो ऑन द साउथ साइड ऑफ इट, जो सोमालियन पायरेट्स थे, उसके लिए इंडियन नेवी वाज वेरी एक्टिव एंड दे हैड बीन एस्कॉर्टिंग ऑल द इंडियन वेसल्स एंड maybe the other flagships as far as the understanding between the flag states and the governments is concerned. तो उसके बाद से कोई भी एक जहाज जी, मतलब मर्चेंट नेवल जहाज को हाईजैक नहीं किया गया, क्योंकि उसके अलावा हम अपना आर्म गार्ड्स भी रखते हैं और साथ में नेवल एस्कॉर्ट कॉन्वॉय होता है। तो वही चीज अगर हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में कर सकते हैं विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईरान, that if any of the Indian Marine or Indian Merchant Naval vessel or any Merchant Naval vessel which has Indian sailors on board, if they are attacked, that will be construed as an act of war. बताइए, ट्रू, वेरी ट्रू। और मुझे ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि जैसा आपने अंशु जी को सुना, आपने सुना कैप्टन मल्होत्रा को, बहुत ही एक्सपीरियंस शेयर हैं, और इसीलिए इनके साथ चर्चा करने में अच्छा भी लगता है, ताकि सिर्फ बहस नहीं होती, कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है। इट्स रियली अ प्लेजर अंशु मैम, एज ऑलवेज। नमस्ते कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, थैंक यू सो मच। कैप्टन मल्होत्रा, रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच। तो देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट पर जो चीज़ें हैं उसको तो चलो एक आम भारतीय सह भी लेगा, लेकिन चाहे भारत सरकार हो या फिर एक आम सिटीजन हो भारत का, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमारे जो अगर कहीं पर फंसे हैं नागरिक, उनकी सुरक्षा से नो इफ एंड बट। भारत के सवाल में आज यही कंक्लूजन। इतना ही मेरे साथ, नमस्ते।